भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जब भी स्मरण किया जाएगा तो सबसे पहले क्रांति के प्रथम नायक मंगल पांडे के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम शीर्ष पर आएगा। उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को तमाम संघर्षों के पश्चात स्थापित करने वालों में शीर्ष पर नाम आता है झांसी के ही दद्दा मैथिली शरण गुप्त का। और ये अनायास नहीं है, बल्कि ये तेज है उस मिट्टी का जो अपने स्वर्णिम अतीत के गौरव को वर्तमान में भी प्रतिष्ठित करने को संकल्पित रहती है। हर युग में तलवार से लेकर लेखनी की धार ने हर युग में समय की धारा के विपरीत अपनी एक पहचान बनाई है। 3 अगस्त सन 1886 झांसी के चिरगांव नामक स्थान में सेठ रामचरण कनकने और काशी देवी के घर तीसरी संतान के रूप में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। सेठ जी का व्यवसाय अच्छा खासा था। ओरछा के महाराजा इनका बहुत सम्मान भी करते थे। जिला बोर्ड के सदस्य थे, लेकिन अपने ही मुनीम से धोखा खाकर व्यापार में भारी नुकसान हुआ और इस नुकसान से उबरने के लिए वो कविताएं लिखने लगे। वैष्णव संस्कारी थे। काशी देवी को रामचरितमानस नित्य पढ़ना पसंद था और बस इन्हीं सब संस्कारों और वातावरण के मध्य मैथिली शरण गुप्त बड़े होने लगे। कक्षा 3 तक तो स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और फिर माता पिता ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैकडॉनल्ड स्कूल झांसी भेज दिया। अब मैथिली शरण को पढ़ने लिखने में रुचि तो थी नहीं। उन्हें तो पतंगे उड़ाना, चकिया चलाना, हाँ, नाटकें देखना बहुत पसंद था। नाटकों में उनकी अभिरुचि इतनी थी कि वो देखते थे तो घंटों बैठे रहते थे। इसके अलावा बुंदेलखंडी थे तो आल्हा उनका प्रिय शौक था। एक बार जो आल्हा सुनने बैठ गए तो घंटों ना उठना उनका पसंदीदा शगल था। परिणाम, कक्षा 4 की परीक्षा के बाद स्कूल जाना ही नहीं हुआ। पढ़ाई घर पर ही शुरू हो गई। संस्कृत, उर्दू, बांग्ला सब कुछ पढ़ डाला। यही नहीं, घर में वेद ग्रंथ, रामायण, महाभारत जो कुछ भी था सब उन्होंने कंठस्थ कर लिया और अच्छे से पढ़ा। अपने आसपास के लोगों से धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कहानियों को सुनते सुनाते बड़े हुए। ये कह सकते हैं कि वो वाचिक परंपरा के शिष्य थे जिनका अनुभव पुस्तकों और विद्यालय की चार दीवारी से अधिक जीवन की पाठशाला से समृद्ध हुआ। और फिर ऐसा समृद्ध हुआ कि एक कवि का काव्य कर्म या उसका उद्देश्य क्या है ये उनको समझ में आ गया और उन्होंने फिर इसी चीज को लिखा भी भारत भारती में। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। विद्वानों की संगत मैथिली शरण गुप्त को अच्छी लगती थी, मगर 9 वर्ष की उम्र में विवाह और 5 वर्ष बाद गौना हो गया। मात्र 3 वर्ष के अल्प सानिध्य के बाद सन 1903 में उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। इसी वर्ष उनके पिताजी भी साथ छोड़ गए। मैथिली शरण जी की उम्र इस समय 17 वर्ष के आसपास रही होगी। सन 1904 में मैथिली शरण की दूसरी शादी हुई, लेकिन इसी वर्ष उनकी माताजी का भी निधन हो गया। अब जीवन में एक अजीब सा शून्य आ चुका था। जमींदारी रही नहीं, कर्ज का बोझ सर पर और माता पिता दोनों का विछोह। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आपका सर्वश्रेष्ठ निखर कर आता है और जीवन में घटित घटनाओं की अनुगूंज किसी भी रचनाकार की रचना में ध्वनित होती है। ऐसी ही एक रचना संभवतः इसी सत्य को निरूपित भी करती है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। आरंभिक दिनों में मैथिली शरण गुप्त ब्रज भाषा में रसिकेंद्र नाम से रचनाएं करते थे। तब वो दोहा, चौपाई, छप्पै यही सब लिखते थे। उन्हीं दिनों की बात है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी झांसी में रेलवे में नौकरी करने आए। मैथिली शरण गुप्त ने पता चला तो वो अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। उन्हें बताया कि मैं कविताएं लिखता हूं और मेरी इच्छा है कि मेरी कविताएं आप सरस्वती में छापिए। महावीर प्रसाद जी की पत्रिका सरस्वती में कविता छपना उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस कालखंड में खड़ी बोली की स्थापना के लिए सरस्वती से ही आह्वान हो रहा था। सो महावीर प्रसाद जी ने कहा, भाई तुम तो ब्रज भाषा में लिखते हो,
सरस्वती में तो हम खड़ी बोली की कविताएं छापते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने छूटते ही कहा, महाशय, यदि आप प्रकाशित करने का आश्वासन दें तो मैं खड़ी बोली में भी लिखकर आपको कविताएं दे सकता हूं। महावीर जी ने कहा, ठीक है, पहले लिख लाओ, फिर मैं देखता हूं। मैथिली शरण जी ने तुरंत एक कविता हेमंत लिखकर भेज दी। कुछ महीनों तक ये कविता प्रकाशित नहीं हुई और तकरीबन 6 महीने के बाद ये कविता सरस्वती में प्रकाशित तो हुई, लेकिन कई संशोधन के पश्चात और उसके साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक लिखा हुआ पत्र मैथिली शरण गुप्त को लिखा। उसमें लिखा हुआ था कि अब अपनी कविता देखो, पहले से इसमें क्या फर्क आया है। मैथिली शरण गुप्त ने उसी वक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मान लिया और फिर जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती में रहे, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं नियमित रूप से उसमें छपती रहीं। लोग जानने लगे, प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी मध्य रंग में भंग काव्य संग्रह आया और इसके बाद जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। साक्षी रहे संसार, करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, ये शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। सन 1912 में मैथिली शरण गुप्त जी का एक और काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, नाम भारत भारती। इस काव्य संग्रह ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के पद पर आसीन कर दिया। हुआ यह कि यह संग्रह उस समय प्रकाशित हुआ जब देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक आक्रोश पनपने लगा था, किंतु क्रांति की अग्नि को स्वर देने वाला कोई नायक नहीं मिल रहा था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उस समय तक महात्मा गांधी का प्रवेश नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का प्रवेश तो 1915 के आसपास हुआ, जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार सन 1913 में मिला था। ऐसे में भारत भारती के गीतों ने मानो नव जागृति ला दी हो। आत्मगौरव और स्वाभिमान की पंक्तियों ने मानो भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने की ठान ली थी। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारत के अतीत के गौरव का स्मरण वर्तमान की दशा को देखकर दुखी होता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही भारतीय संस्कृति का शरण और वर्तमान में चारों ओर मानवता के अवमूल्यन से दुखी गुप्त जी सबको सचेत भी करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। भारत भारती के प्रकाशित होते ही इसकी प्रतियां रातों रात बिक गईं। इसने एक इतिहास बना दिया। जन सामान्य को इसकी पंक्तियां कंठस्थ थी। स्वाधीनता और आत्मगौरव का ये एक ऐसा उद्घोष था जिससे अंग्रेजी सरकार भी चौकन्नी हो गई। इसके विनय पद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत भारती की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। भारत भारती मूलतः 3 भागों में है, एक अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अतीत खंड में जहां वो अपनी विरासत की प्रशंसा करते हुए उसे आदर्श बनाकर सबके सामने रखते हैं, वहीं वर्तमान की दुर्दशा से दुखी होकर सबका आह्वान भी करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि है वो कौन, भारतवर्ष है। भारत भारती के प्रकाशन के बाद मैथिली शरण गुप्त की पहचान और धाक बन गई। सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में उनके कविताओं का प्रकाशन लगातार हो रहा था और अब वो देश के अग्रणी रचनाकारों में से एक माने जा रहे थे। सन 1925 में मैथिली शरण गुप्त का काव्यखंड पंचवटी प्रकाशित हुआ। रामायण की पृष्ठभूमि पर लिखा यह खंड काव्य प्रसिद्ध शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है।
पंचवटी में रात्रि के प्रहर लक्ष्मण जी को पहरा देते देखकर शूर्पणखा विचार करती है कि ये कौन सा धनुर्धर है और यहाँ इस वीराने में किस चीज की रक्षा करने को तत्पर है। इस खंड काव्य में गुप्त जी ने प्रकृति का चित्रण जिस आलंकारिक भाषा में किया है वो अद्भुत है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौर्ण धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती धीर ये, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी भगवती सीता का परिचय किस विलक्षण ढंग से करते हैं वो अद्भुत है। वो लिखते हैं, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। पंचवटी का काव्य सौंदर्य शिल्प और कहन का अनूठा तरीका सम्मोहित करता है। लक्ष्मण का व्रत, उनका शील, उनकी गंभीरता भारतीय संस्कृति के प्रतीक रूप में इस खंड काव्य में दिखती है। गुप्त जी के जीवन में भारतीय ग्रंथों विशेषकर रामचरितमानस का विशेष प्रभाव पड़ा है। शायद माँ काशी देवी से मानस का बचपन में पाठ सुना था, या फिर बचपन में ही पिताजी से वैष्णव संस्कार मिले थे, और कविता से इन्हें वो दृष्टि मिली थी जो उपेक्षित या अनदेखे चरित्रों को अपनी सर्जना से उच्चतम प्रतिमानों पर प्रतिष्ठित करने की कला रखती है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी रामायण, महाभारत, बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु या किसी अन्य पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों पर जब अपनी लेखनी का स्पर्श करते हैं तो वो चरित्र एक नए रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारी चेतना को विस्मित कर देता है। सन 1930 में साकेत का प्रकाशन होता है। यद्यपि कविता की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना है, किंतु भारत भारती के बाद इसका स्थान माना जाता है। साकेत भी रामायण के पृष्ठभूमि पर रचित है, किंतु इसके राम रामायण के राम नहीं हैं। वो जगत का कल्याण करके धरती पर ही मानवता की स्थापना करने आए हैं, बल्कि वो इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर में ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत महाकाव्य का आरंभ लक्ष्मण उर्मिला के संयोग से आरंभ होता है और 12वें सर्ग में वनवास के बाद यह समाप्त होता है। इस महाकाव्य में उर्मिला के त्याग, उनकी विरह वेदना की पीड़ा का अद्भुत वर्णन है। मैथिली शरण जी मानते हैं कि उर्मिला का त्याग रामायण में उच्चतम है, किंतु उसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। सीता, मांडवी, श्रुतकीर्त सभी बहनों को अपने अपने पति का सानिध्य मिला है, किंतु उर्मिला इससे वंचित है। और समय के प्रवाह के मध्य हृदय की पीड़ा को महसूस करके गुप्त जी ने क्या खूब लिखा है। जहां उर्मिला कामदेव से विनती करती हैं, वो कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। साकेत में राम स्वयं उर्मिला के त्याग की प्रशंसा करते हैं और ये एक ऐसा उदाहरण है जो सभी को विवश करता है कि वो भी उर्मिला के त्याग को स्वीकारें, क्योंकि श्री राम स्वयं कहते हैं, तूने तो सहधर्मणी से भी ऊपर धर्म स्थापन किया भाग्यशालिनी इस भू पर।
साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने अयोध्या और रामायण का चित्रण वर्तमान संदर्भों को जोड़ते हुए कैकेयी के पश्चाताप, उर्मिला का चरित्र, मंथरा, मांडवी, श्रुतिकीर्ति जैसे चरित्रों को उच्चतम शिखरों पर आसीन करते हुए हमारी गौरव गाथा का पुनर्स्थापन किया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। या फिर जहां वो कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सन 1932-33 में मैथिली शरण गुप्त जी का एक प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, यशोधरा। अपने छोटे भाई सिया शरण गुप्त के कहने पर इस प्रबंध काव्य को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। ये एक चंपू काव्य था। साहित्य में जानने वाले इसको जानते हैं कि चंपू काव्य वो होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी के चरित्र, दुख, विरह, पीड़ा, आत्मसम्मान, त्याग और समर्पण की एक ऐसी गाथा है जिसमें सिद्धार्थ के चोरी छिपे गृहस्थ धर्म को त्याग करने से लेकर उनके बुद्धत्व तक की गरिमा की रक्षा करते हुए भी यशोधरा के चरित्र को उच्चतम बताया गया है। महाभिनिष्क्रमण के लिए जब सिद्धार्थ रात्रि में चुपचाप गृह त्याग कर देते हैं तो सामान्य स्त्री की तरह पति का वियोग यशोधरा को उतना दुख नहीं देता जितना कि स्वयं को सत्य की खोज के मार्ग में बाधा समझा जाना। यह दुख असह्य है यशोधरा के लिए। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो पथ की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। सिद्धार्थ के जानने के बाद यशोधरा के पास मृत्यु का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उसे अपने पुत्र राहुल का पालन करना है। यह द्वंद्व आसान नहीं है। एक और परित्यक्ता पत्नी की पीड़ा और दूसरी तरफ पुत्र के लालन पालन का भार। और इस स्थिति को कितनी कुशलता से मैथिली शरण गुप्त जी ने परिभाषित कर दिया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। यशोधरा का चरित्र भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतिबिंब है। वो अपने पति से अगाध प्रेम करती हैं, उनसे शिकायत है किंतु उनका मान सम्मान भी वो करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। उन्हें भरोसा है अपने पति पर कि एक दिन अवश्य वो उसके पास वापस आएंगे। वो कहती हैं, भक्त नहीं जाते कहीं आते हैं भगवान, भक्त नहीं जाते कहीं आते हैं भगवान। यशोधरा का अर्थ है अब भी अभिमान। यशोधरा प्रबंध काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने इंद्रधनुषी भावनाओं का रंग बिखेरा है। एक एक दृश्य किसी चित्र की तरह उकेरे हैं। एक ऐसा ही मर्म स्पर्शी दृश्य है जब भगवान बुद्ध संन्यास की परंपरा के अनुसार भिक्षा मांगने अपने घर आते हैं। तब चिर प्रतीक्षा कर रही यशोधरा बिना किसी उलाहने के अपनी सर्वाधिक मूल्यवान निधि पुत्र राहुल को सौंपकर उनकी अनुगामिनी बन जाती है। तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देगी स्वामी। तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देगी स्वामी। था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा ये अनुगामी। यशोधरा के बाद द्वापर का प्रकाशन हुआ। श्री कृष्ण के चरित्र कथा एक नए प्रयोग, नए संदर्भों के साथ अभिव्यक्त की गई। 1952 में जय भारत का प्रकाशन हुआ। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर इसमें युद्ध और शांति का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त जी के लेखन का आयाम इतना विस्तृत है कि उसकी चर्चा करने के लिए एक भरपूर वक्त चाहिए। उनके लेखन की भांति ही उनका जीवन भी बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। भारत भारती के प्रकाशन के 2 वर्ष बाद उनकी दूसरी पत्नी का भी सन 1914 में देहांत हो गया। 1917 में उनका तीसरा विवाह सरजू देवी से हुआ, जिसे जिया नाम से भी वो पुकारते थे। जन जागृति, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम के मध्य उनकी कविताओं में प्रेम और श्रृंगार का भी रस छलकता दिखता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर
प्रेम पलता है। सन 1917 में ही गुप्त जी ने चिरगांव में साहित्य प्रेस की स्थापना कर ली। इन मशीनों से भी उन्हें प्रेम हो गया था। वो काव्य लेखन के साथ साथ मशीनों की मरम्मत और देखभाल भी स्वयं कर लिया करते थे। सरस्वती पत्रिका से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकलने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी रचनाएं सरस्वती में भेजनी बंद कर दी। अब वो गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से रचनाएं लिखने लगी। कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि प्रताप का सूत्र वाक्य मैथिली शरण गुप्त जी का ही लिखा है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। सन 1936 में 7 संतानों की लगातार मृत्यु के बाद मैथिली शरण गुप्त के घर एकमात्र पुत्र उर्मिल चरण का जन्म हुआ और इसी वर्ष यानी 1936 में ही काशी में महात्मा गांधी ने मैथिली मान ग्रंथ इनके सम्मान में इन्हें भेंट की। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद राष्ट्रभक्ति की ज्वाला और भड़क उठी। 1940 और 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में वो जेल भी गए। कुड़ाल उन्होंने जेल में ही लिखी। उनका काव्य कर्म जेल में भी जारी था, जहां वो मां भारती की आराधना करते हुए कहते हैं, भजो भारत को तन मन से, भजो भारत को तन मन से, बनो जड़ ना हाय चेतन से, करते हो किस इष्ट देव का आंख मूंद कर ध्यान, 30 कोटि लोगों में देखो 30 कोटि भगवान, मुक्ति होगी इसी साधन से, भजो भारत को तन मन से। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि और 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होकर 2 कार्यकाल अर्थात 12 वर्षों तक लगातार वो सांसद भी रहे। सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। संसद सत्र में भी दद्दा की विनोद प्रियता के कई किस्से कहे जाते हैं। संसद में प्रश्नोत्तर भी प्रायः वो कविताओं के माध्यम से ही करते थे। सन 1960 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों एक अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। इसी वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मानद डी लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। 25 मार्च सन 1963 को इनके छोटे भाई सिया शरण गुप्त की मृत्यु से इन्हें गहरा आघात लगा। ऐसा लगा मानो राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई। लक्ष्मण पहले ही चले गए। सन 1964 में राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो चिरगांव झांसी आकर रहने लगे। 12 दिसंबर सन 1964 की रात्रि में उनकी देह भी छूट गई। यद्यपि उसी दिन दोपहर में उन्होंने एक पद्य लिखा था, प्राण न पागल हो तुम यूं, प्राण न पागल हो तुम यूं, पृथ्वी पर है प्रेम कहाँ, मोहमयी छलना भर है, भटको न अहो तुम और यहाँ। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक, अनुवाद, कविता संग्रह, पत्र संग्रह जैसी विधाओं पर अपने रचना कर्म से संपूर्ण जीवन लेखन कार्य में समर्पित साहित्य जगत के दद्दा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का स्मरण उन्हीं की पंक्तियों से करते हुए सादर नमन। वो कहते थे, अर्पित हो मेरा मनुज काय, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ना भी लगा हो तो भी हमारा अगला अंक जरूर सुनिएगा, शायद तब आपको अच्छा लगे। और हाँ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।